अरे बाप रे, ये सपना, कितना भयानक सपना। आज क्लब हाउस में जाके वरुण जेठू को इस सपने के बारे में मुझे बताना ही पड़ेगा। ओ वरुण जेठू, मुझे बताइए ना, मुझे ऐसा सपना क्यों आया? सपना एक बड़ी ही विचित्र चीज है। इसका सही स्पष्टीकरण कोई भी नहीं दे सकता, पर सभी ये बोलते हैं कि इंसान जिसके बारे में बहुत सोचता है वही चीज उसके सपने में पर आता मैंने है। तो कभी भी ऐसे कुछ चीजों को लेके सोचा तक नहीं है जिसके लिए मुझे इतने भयंकर सपने आए। ये सब लेके और मत सोचो आकाश, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनो। कैसी कहानी वरुण जेठू? आज तुम लोगों को मैं जो कहानी बताऊंगा उसके पीछे भी एक अजीब सा सपना है। सपना? अजीब सा सपना? मतलब बिल्कुल मेरे जैसा सपना वरुण जेठू? सब सपना एक जैसा नहीं होता है आकाश, ये सपना था बिल्कुल अलग, बहुत अलग सपना। सपना किसने देखा था? तुमने? नहीं, ये मेरा सपना नहीं था, ये सपना नगेन खेरो का था। नगेन खोरो? वो कौन था? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये तब की बात है, मैं जब होरी हरपुर गांव का पोस्ट मास्टर था। सच्ची बताऊँ तो वैसा गांव मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ऐसा क्या था उस गांव में? ये गांव बाकी सब गांव की तरह हरा भरा सुंदर नहीं था। ये गांव था बहुत ही रूखा, वहाँ पानी की बहुत कमी थी, पैरों के तले धूल मिट्टी। हम गांव को जैसा समझते हैं ये गांव वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग और बहुत अलग था ये गांव। समझ गया, पर उसके सपने का क्या हुआ वो तो बताओ। तो सुनो, सारा दिन काम करने के बाद गर्मी में घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं बाहर जाता था। किसके साथ जाते थे? हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, उसी जगह मेरी मुलाकात हुई नगेन खुरो के साथ। उसका असली नाम था नगेन बारुई, बहुत ही दिलखुश इंसान था, पर पता नहीं क्यों अचानक बहुत बदल गया वो। क्यों? एक सपने ने उसको पूरा बदल दिया था, अद्भुत सपना। कैसा सपना? रुको रुको बताता हूँ। जब हम सब एक साथ बैठे थे, मैंने देखा नगेन खुरो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। क्या नगेन खुरो, इतने शांत क्यों बैठे हो? माथा नीचे करके चुपचाप बैठे हो, क्या हो गया? बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? पोस्ट मास्टर जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे नगेन खुरो, आपको हुआ क्या है? 3-4 दिन से रात को नींद नहीं आ रही है, समझ रहे हो? 3-4 दिन क्या से। बात कर रहे हो? 3-4 रात से नींद नहीं आ रही आपको? क्यों, क्या हुआ है? सपना पोस्ट मास्टर बाबू, सपना। एक ही सपना रोज रात को देख रहा हूँ। ओह, बहुत ही भयंकर सपना जो मुझे सोने नहीं दे रहा। अरे बोल दीजिए क्या सपना देख रहे हैं, एक बार बोल देंगे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। नगेन खुरो, तुम्हें अपने सपने के बारे में बताने के लिए राजी हुआ वरुण जेठू? हैं? बोला। तब क्या बोला? पता है पोस्ट मास्टर जी, रोज सपने में मुझे एक साधु बाबा नजर आते हैं, बहुत भयानक है उनकी आंखें। उठ नगेन, उठ उठ, और कितने दिन मुझे तेरे पास आना पड़ेगा? उठ जा नगेन, उठ। आप फिर से आए हैं साधु बाबा? हाँ, मैं फिर से आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन वेगन कुछ नहीं, कुछ लेकिन वेगन नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो नगेन, मैं अब जतिन की संपत्ति की रखवाली नहीं कर सकता। मुझे अब इस दुनिया का मोह छोड़ना होगा मुझे इस दुनिया का मोह। छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सब कुछ पैक करो और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर ये जतिन कौन है नगेन खुरो? जतिन थे मेरे पिताजी, एक समय पार्टी करके बहुत धन लाभ हुआ था। मेरी माताजी ने कहा था कि पिताजी के पास 4 घेर भर के मुद्रा थे। तो वो मुद्रा अभी कहाँ है नगेन खोरो? मैं नहीं जानता, मैंने वो मुद्राएं कभी नहीं देखी, कभी मुझे उसका पाला ही नहीं पड़ा। अच्छा, वो साधु बाबा आपके पिताजी के बारे में कौन सी संपत्ति के बारे में बता रहे थे? वो 4 घेर भर के मुद्राओं की जो संपत्ति की देखभाल वो साधु बाबा कर रहे हैं। हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है,
पोस्ट मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और ऐसा भी। किंतु 4 घड़ा मुद्रा, साधु बाबा जी वो मुद्रा का देखभाल की कह रहे थे। इसके बारे में साधु बाबा ने आपको कुछ कहा? बताया है, इसके बारे में मुझे भी बताया है। क्या बताया है? हमारे हरपुर गांव के एकदम उत्तर में एक बांस बागान है। उसी बागान में मेरे पिताजी की सारी संपत्ति की देखभाल बाबा जी कर रहे हैं। बांस बागान संपत्ति, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपने क्या किया वरुण जेठू? फिर हमने फैसला किया कि उसी रात को हम बांस बागान में जाएंगे। रात के अंधेरे में क्या हमारा यहाँ पर जाना ठीक होगा पोस्ट मास्टर जी? हैं? अगर आपको डर लग रहा है तो आप मत जाइए, मैं तो जाऊंगा। नगेन खरो, क्या आपको भी डर लग रहा है? बताइए मुझे। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक दिन मौत का सामना कर लूं। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर क्या, चलिए, एक दोस्त होकर दूसरे दोस्त को अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, चलो। आओ नगेन, आ जाओ। मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा था। आ जाओ। यही तो साधु बाबा की आवाज है। आप ठीक कह रहे हैं ना नगेन खुरो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है मैंने पोस्ट मास्टर जी। ये आवाज मैं कभी भी नहीं भूल सकता। साधु बाबा, आप कहाँ हो? आओ और अंदर आओ। हम आ गए हैं साधु बाबा। पता है। अरे बाबा, ये क्या भयंकर रूप है साधु बाबा। डरो मत। एक बात बताइए ना बाबा, नगेन के पिताजी का कौन सा संपत्ति है आपके पास में? वो बताने के लिए ही तो मैंने नागे को बुलाया है। हम सिर्फ नगेन खुरो की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे पता है। अभी तुम लोग मेरी बात सुनो। यहाँ से 10 कदम चलते ही तुम्हें काला पत्थर दिखेगा और वो पत्थर को हटाने के बाद ही तुम्हें वो चीज दिख जाएगी। जाओ और देर मत करो, जाओ। तो फिर ये है वो पत्थर जिसका मेरे पिताजी की छुपी हुई संपत्ति से गहरा रिश्ता है। हाँ, लग तो वही रहा है। चलिए पत्थर हटाकर देखते हैं ये। चलिए पत्थर हटाते हैं एक बार। अरे यहाँ पे तो एक सुरंग है। चलिए नगेन खुरो, अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था नगेन खुरो। चलिए अभी ये 4 घड़े लेकर बाहर चलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, सही है, चलो चलो। ये 4 घड़े मेरे पिताजी ने आपके पास रखे थे, है ना साधु बाबा? यही बात थी ना? किंतु साधु बाबा, जतिन बारुई आपके पास ये 4 घड़े रखकर क्यों गए थे? कालू डकैत के डर से। कालू डकैत? हाँ, तभी के वक्त में कालू डकैत के डर से कोई भी अपने घर में कीमती सामान नहीं रख पाता था। जतिन ने एक रात मुझे आकर ये 4 घड़े संभाल के रखने के लिए दिए और बोला कि जब कालू डकैत को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तभी वो आके ये घर लेके जाएगा। पर कालू डकैत को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई और इसी वजह से जतिन बाबू कभी भी ये घर लेने के लिए नहीं आ पाए, है ना? पर आज मैं ये घड़े नगेन के हाथ में देकर खुश हूँ। मेरा और कोई काम अभी बाकी नहीं रहा। अभी मैं मुक्त हूँ और अभी मैं मुक्त हूँ। मुक्ति मिल गई मुझे। मुक्ति, मुक्ति। और इसके बाद हमने वो 4 घड़े सरकार के हाथ में दे दिए और इनाम के तौर पर सरकार ने जो पैसे हमें दिए उन पैसों से एक छोटा सा हिस्सा लेके हमने साधु बाबा जी का एक मंदिर बनाया, वहीं बांस बागान के अंदर। कैसी लगी आज की कहानी? बहुत अच्छा। और आपको?
ये आपने क्या किया महाराज? मेरे इतने दिनों की तपस्या भंग कर दी। भंग हुआ तो अच्छा हुआ। आपको किसने कहा था मेरे चंद्रगढ़ के जंगलों में तपस्या करने को? आपने क्या सोचा था कि आपके ध्यान के बारे में सोचकर मैं शिकार करने नहीं निकलूं? मूर्ख साधु! महाराज, इतना अहंकार सही नहीं है। महाराज चंद्र कुमार को नीति की बातें मत सिखाइए। सुनिए, राजा चंद्र कुमार को अहंकार नहीं होगा तो क्या आप जैसे दरिद्र साधु को अहंकार होगा? अपनी सलामती चाहते हैं तो अभी मेरे चंद्रगढ़ के जंगल से चले जाइए। वो तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूँ। आपके ये पाप का फल सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके वंशराज को भी भोग करना होगा। मैं आपको श्राप देता हूँ महाराज चंद्र कुमार कि आपका चंद्र वंश जल्द ही खत्म होने वाला है। मेरा चंद्र वंश नहीं, अभी आप खत्म होने वाले हैं। मेरा वंश खत्म करेगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो आपको गोली से मार दिया था। आप मेरे सामने कैसे आ गए? तुमने मेरे शरीर को मारा है, लेकिन मेरी आत्मा ये तो अमर है महाराज चंद्र कुमार, अमर। भूलो मत चंद्र कुमार, तुम्हारे सुख के दिन खत्म। अब चंद्रवंश खत्म होगा। नहीं नहीं साधु महाराज, नहीं, मेरी पाप की सजा मेरे वंश को मत दीजिए। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी ऐसी अनैतिक काम नहीं करूंगा। केवल एक बार मुझे और मेरे चंद्रवंश को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़ी परीक्षा देनी होगी। मैं हर तरीके की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना होगा? तुझे मेरी मूर्ति की पूजा करनी होगी। आपकी मूर्ति? हाँ, जिस पूजा घर में देवता रहते हैं उस पूजा घर में मेरी मूर्ति की स्थापना करके भक्ति के साथ पूजा करनी होगी। कर पाइएगा? हाँ हाँ, मैं आपकी मूर्ति की स्थापना करके भक्ति के साथ पूजा करूंगा। ठीक है, लेकिन और एक बात अच्छे से याद रख। अगर तेरे किसी वंशराज ने मेरी पूजा भक्ति के साथ नहीं की तो उसकी अकाल मृत्यु होगी और उसी के साथ खत्म होगा ये चंद्रवंश। राजपुरोहित त्रिलोक दर्शन जी, मेरे दादाजी महाराज चंद्र कुमार से मैंने ये सुना है, लेकिन उस साधु की मूर्ति की पूजा करना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस मन से मैं देवताओं की पूजा करता हूँ उस मन से साधु की पूजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा महाराज वीरेंद्र चंद्र, आपका ये निर्णय आपको और आपके चंद्र वंश को बर्बाद कर सकता है। एक साधु की इतनी क्षमता होगी ये मैं नहीं मान सकता त्रिलोक दर्शन जी। इसलिए मैं चाहता हूँ उस साधु की मूर्ति को आप कल ही विसर्जित कराएं। ये मेरा निर्णय है। महाराज वीरेंद्र चंद्र की जय हो। महाराज, साधु की मूर्ति का विसर्जन संपन्न हो गया है। इतने दिनों बाद एक बोझ मेरे सिर से हटा। आज मैं खुशी से खुले मन से पूजा कर सकता हूँ।
तेरे सुख के दिन खत्म हुए। उठ। ये क्या साधु जी, आप? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मूर्ति को विसर्जित किया। तुझे क्या नहीं पता इसके बदले तेरे जीवन में क्या विपत्ति आने वाली है। तुमने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया है ना? अब देख, महाराज चंद्र कुमार से जो मैंने कहा था वो कैसे सच होता है। साधु जी आप कहाँ हैं? साधु जी, मैं आपकी मूर्ति की फिर से प्रतिष्ठा करके भक्ति के साथ पूजा करूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, आप कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं साधु जी? सीने में दर्द हो रहा है। राजवैद्य जी। महाराज की तबीयत का क्या हाल है राजवैद्य जी? अच्छा नहीं है। यही ना राजवैद्य जी, मुझे पता है मैं और जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन इसका मुझे कोई गम नहीं। मैंने साधु बाबा की मूर्ति की बेइज्जती करके जो महापाप किया है, इससे मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी गलती की वजह से हमारा चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। आप कुछ कीजिए त्रिलोक दर्शन जी, कुछ कीजिए। इस हालत से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है फिर से साधु जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके भक्ति के साथ पूजा करना होगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। आप अभी साधु जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन करें। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है साधु महाराज, केवल एक बार हमें माफ कर दे। हम वादा करते हैं हम और कोई भी अन्याय नहीं करेंगे। हमारे ऊपर दया करे साधु महाराज, हमें माफ कर दें। लेकिन उसके लिए महाराज वीरेंद्र चंद्र को कड़ी परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा बताइए साधु महाराज? महाराज वीरेंद्र चंद्र को इस राजप्रसाद की सारी सुख संपत्ति और ऐशो आराम त्याग करना होगा। पहाड़ में कठिन तपस्या करके सिद्धि लाभ करनी होगी, तभी उसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा। आंखें खोलो वीरेंद्र चंद्र, आंखें खोलो। साधु महाराज, आप? तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ बेटा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब जाओ, चंद्रगढ़ में जाके अपना राज्य कर्तव्य को निभाओ। साधु महाराज की जय, महाराज वीरेंद्र चंद्र की जय। पढ़ाई करते करते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। फिर से वो आदमी मेरे पिताजी जैसा दिखता है, लेकिन मेरे पिताजी तो मर चुके हैं, तो ये आदमी कौन है?
बोल तू, क्या फिर से तुझे बुखार हुआ है? जी नायक अंकल, डॉक्टर साहब कुछ देर पहले ही उसे देख कर गए हैं। वो बोले डरने के कारण उसे बुखार आया है। असल में पोल्तू ने हमारे पिताजी जैसे दिखने वाले उस शख्स को देखा है। चुप करो, ऐसी बकवास बातें पोल्तू को कहने को मना करो और जल्दी उसे ठीक करो। मैं और क्या क्या देखूं? एक तरफ घर और दूसरी ओर जिम्मेदारी। जमींदार जी को तो मर के मुक्ति मिल गई और मैं यहाँ फंस गया। पोल्तू को मुझे जल्दी ही ठीक करना होगा। दिन ब दिन उसका ये डर बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब भी तो कुछ कर नहीं पा रहे। पोल्तू ने क्या सच में हमारे पिताजी को देखा था या और किसी को? इस बारे में डिटेक्टिव सत्य प्रकाश जी से मदद लेनी पड़ेगी। आपने तो सब सुना, अब इस रहस्य का समाधान आपको ही निकालना होगा सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इस रहस्य के समाधान के ऊपर ही निर्भर करता है पोल्तू का भविष्य। पोल्तू का भविष्य मतलब? पोल्तू तो कोई साधारण लड़का नहीं है। पोल्तू हमारे इस विशाल रायपुर जमींदार का एक लौता वारिस है। अच्छा, तो वर्तमान में इस जमींदारी की देखरेख कौन कर रहा है? हमारे नायक गोपाल मुंशी जी। लेकिन पोल्तू को 18 साल पूरे होते ही रायपुर का जमींदार मेरा भाई बनेगा। लेकिन उसके लिए पोल्तू को स्वस्थ और सक्षम रहना होगा। हमारे पिताजी विल में ये लिख कर गए हैं, नहीं तो हमारी जमींदारी की सारी संपत्ति मंदिर कमेटी को चली जाएगी। अभी पोल्तू की उम्र क्या है? इस दिसंबर को पोल्तू को 15 साल हुए हैं। मतलब 18 होने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। अभी तो नायक अंकल की भी उम्र हो गई है, इसीलिए नायक अंकल भी चिंतित हैं। आप कृपा करके ये केस ले लीजिए। जब एक बच्चे की भविष्य की बात है, वहाँ मैं ना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये केस मैं लेता हूँ। आप तब कब आएंगे हमारे रायपुर में? कल ही। आप आ गए हैं, अब मुझे शक्ति मिली है। आपको पता है, कल रात पोल्तू फिर मेरे पिताजी जैसे दिखने वाले उस शख्स को देखा है सत्य प्रकाश जी। What? कहाँ दिखे? उसके घर के पीछे का जो जंगल है वहाँ पर। मैं अभी पोल्तू का कमरा देखना चाहता हूँ। इस खिड़की से पोल्तू उस आदमी को देख पाता है। अच्छा, जंगल के बीच से ये रास्ता कहाँ गया है? ये रास्ता सीधे रायपुर के बाजार में गया है। ज्यादातर इस रास्ते से कोई नहीं जाता। ये किसकी तस्वीर है? ये हमारे पिताजी हैं, नर नारायण राय। I see. अब आप विश्राम कर लीजिए सत्य प्रकाश जी। मैं हमारे गेस्ट रूम में आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। आप सत्य प्रकाश जी हैं ना? लेकिन आप यहाँ क्या बात है? मैंने ही सत्य प्रकाश जी को आने के लिए कहा था गोपाल अंकल, हमारे पिताजी की तरह दिखने वाले उस आदमी के रहस्य को सुलझाने के लिए। इसमें सुलझाने के लिए कुछ बचा नहीं है रिम्मी। ये पोतलू का वहम है और मेरी बदकिस्मती, पोतलू अगर ऐसे ही डरते डरते पागल हो जाता है तो मुझे जिंदगी भर बोझ ढोना पड़ेगा। बोझ ढोने के बारे में क्यों कह रहे हैं? कि आप पोतलू से प्यार नहीं करते? आप भी ना,
जमींदार जी के गुजरने के बाद मैंने ही इन्हें पालकर बड़ा किया है, लेकिन होता ये है, ये विशाल संपत्ति मुझे और पसंद नहीं है। देखिए ना, बातों बातों में मैं जरूरी बात ही भूल गया। पोल्तू ने मुझे सेब लाने के लिए कहा था, उसे सेब बहुत पसंद है। चलो बाजार से सेब ले आता हूँ। लेकिन पोल्तू को तो ये सब पसंद ही नहीं है। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो रिम्मी? गोपाल जी झूठ कह रहे हैं? नहीं पता। लेकिन मुझे तो सच जानना ही होगा। लेकिन उससे पहले ये बात बताओ, गोपाल जी कहाँ रहते हैं? ये रहा, हमारे घर के नीचे ही उनका घर है। क्या हुआ? इतनी रात को गोपाल जी के घर में कौन घुसा है? इसे तो देखना ही होगा। आपको किसने मेरे घर आने को कहा था चंद्र नारायण जी? आपको पता नहीं इस घर में डिटेक्टिव सत्य प्रकाश जी आए हुए हैं। सत्य प्रकाश जी को किसने बुलाया है? और कौन? रिमी, आपके भाई की बेटी। जो भी हो, इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए गोपाल जी, आज रात मैं पोल्तू को ऐसे डराऊंगा कि वो पूरा पागल हो जाएगा। ठीक है, जो करना है सावधानी से कीजिएगा, समय ठीक नहीं है। इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। पोल्तू, मेरे पास आओ पोल्तू, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? आओ, आओ इधर। नहीं नहीं, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं पोतलू, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। चलो मेरे साथ। आपका खेल खत्म हो गया चंद्र नारायण जी। ये क्या? आप कौन हैं? ये तुम्हारे अंकल चंद्र नारायण जी हैं पोतलू, और यही तुम्हारे पिताजी के रूप में तुम्हें डराते थे। अब हर बात हमें खुल के बताइए सत्य प्रकाश जी। बताता हूँ, सुनो। असल में गोपाल जी बोले थे पोतलू को पागल कर देने के लिए, ताकि वो हमेशा के लिए ये रायपुर की जमींदारी का फायदा उठा सके। और इसलिए नारायण जी की जुड़वा भाई चंद्र नारायण जी को काम पे लगाए थे। लेकिन चंद्र नारायण जी इतने दिनों से कहाँ थे? अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर गोपाल जी देंगे। क्या मैं गलत हूँ गोपाल जी? चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा, सच सच बताइए। चंद्र नारायण जी को उन्हें बड़े भाई नारायण जी की चोरी के इल्जाम से इस रायपुर से निकाल दिया था, लेकिन नारायण जी की मृत्यु के बाद वो लौट आते हैं। और इस अवसर में चंद्र नारायण जी को नारायण जी बना के पोतलू को डराने का प्लान बनाते हैं, जिससे पोतलू डर के मारे बीमार हो जाए और आप दोनों जमींदारी का मजा ले सके। लेकिन एक बात आप दोनों भूल गए कि जुर्म कभी छिपता नहीं है और अपराधी को एक न एक दिन सजा मिलती ही है। इंस्पेक्टर साहब, इसी वक्त चंद्र नारायण जी को गिरफ्तार कीजिए। यस सत्य प्रकाश जी।